ये कहानी एक रियल इंसिडेंट है। ये तब की बात है जब मैं 19 साल का था। मेरी सोशल लाइफ कुछ खास नहीं थी। बस कभी कभार किसी फ्रेंड के साथ घूमने फिरने चला जाता था या फिर हम लोग बैडमिंटन वगैरह खेलते थे। बैडमिंटन खेलने के लिए हम शाम को एक स्कूल ग्राउंड में जाते थे क्योंकि वहाँ के गेटकीपर मेरे दोस्त के अंकल थे। तो जब भी चाहे हम छुट्टी होने के बाद वहाँ पर खेल सकते थे। एक दिन शनिवार की शाम को हम 3 दोस्त उस स्कूल में खेल रहे थे और तकरीबन 1-2 घंटे बाद अंकल आए और मेरे दोस्त राजीव से बोले कि मुझे कहीं काम से जाना है, तो आज रात क्या तुम अपने किसी दोस्त के साथ यहाँ रुककर पहरेदारी में मेरी मदद कर सकते हो। राजीव के अंकल गेटकीपर के साथ साथ उस स्कूल के नाइट वॉचमैन भी थे। ये सुनकर पहले तो राजीव थोड़ा हिचकिचाया और टालमटोल करने लगा, पर बाद में मेरे कहने पर मान गया और मैंने उसे इसलिए रुकने को कहा क्योंकि हमने इस स्कूल के बारे में कई किस्से कहानियां भी सुनी थी। अंकल के जाने से पहले हम अपने घर जाकर घर वालों को बोल आए कि आज रात हम किसी दोस्त के घर पर रुकने वाले हैं और ज़रूरत की चीज़ें ले आए, जैसे टॉर्च, लाइट, चद्दर और एक केटल में चाय और कुछ खाना वगैरह। उसके बाद अंकल ने जाते समय हमें सभी काम बता दिए, जैसे स्कूल के सभी क्लासरूम्स, लाइब्रेरी और स्टोर रूम्स को चेक करके लॉक करना और रात होने पर स्कूल के बड़े वाले गेट को अंदर से लॉक करना और जो लाइट्स ज़रूरी हो सिर्फ वही जलाना। उनके जाने के बाद हमने सबसे पहले तो पूरे स्कूल के एक चक्कर लगाया और सब क्लासरूम्स को देखने लगे। क्लासरूम्स खाली थे और स्कूल में सिर्फ हम 3 दोस्त। तो हम एक दूसरे पर चौक से अटैक करने लगे। फिर डेस्क पर लिखा पढ़ने लगे। किसी डेस्क पर कुछ शेर व शायरी लिखी थी तो किसी पर कुछ कार्टून और दिल बने थे। वह स्कूल काफ़ी पुराना था और उसका कुछ हिस्सा ही नया बना था। तो उस स्कूल के पीछे की तरफ पुराने गर्ल्स वॉशरूम, जो कि किसी कारण अब इस्तेमाल नहीं किए जाते थे, और पुराने पीपल और बरगद के पेड़ थे। गर्मियों के दिन थे और उस दिन अंधेरा जल्दी हो गया, तो हम लोग जल्दी जल्दी रूम्स लॉक करने लगे। हम लोगों ने सेक्शंस बांट लिए ताकि काम जल्दी हो जाए। अब हम तीनों अकेले अकेले होकर क्लासरूम्स में जाकर खिड़कियां और दरवाजे बंद करने लगे। अंधेरा, सुनसान स्कूल और इसके साथ जुड़े कुछ किस्से, जिनके कारण अंदर से मैं थोड़ा डर भी रहा था पर एक्साइटेड भी था, क्योंकि अभी तक तो कुछ भी पैरानॉर्मल महसूस नहीं किया था। मैंने सिर्फ टीवी में ही ऐसा कुछ देखा था। दूसरी मंजिल के कुछ क्लासरूम में से कभी कभार कोई आवाज़ आ रही थी, जैसे किसी चीज़ के खिसकने की या लोहे के घिसने की, और ये सुन के अचानक मैं कुछ समय के लिए सुन पड़ जाता था। फिर जल्दी से कांपते हाथों से दरवाज़ा बंद करके आगे बढ़ जाता था। आखिरकार हमने सारे क्लासरूम्स और स्टोर रूम्स को लॉक कर दिया और तब तक रात के 8:30 बज चुके थे। अब हम अंकल के रूम में चले गए, जो ग्राउंड के पीछे की तरफ था, और इस रूम के लेफ्ट साइड में वो पुराने पेड़ थे और थोड़ा आगे वही पुराना गर्ल्स वॉशरूम था। अंकल का वो टेम्परेरी कमरा था, काफ़ी छोटा सा था। अंदर से एक पुराना बेड, एक संदूक, एक रेडियो और कुछ कपड़े थे। अंदर पीली रोशनी वाला एक बल्ब और एक पुराना पंखा था और दीवारों पर भगवान की तस्वीरें चिपकी हुई थी। हमने सबसे पहले तो घर से लाया हुआ खाना खाया। खाना खाने के बाद हम चाय पीने लगे और बातें करने लगे, क्योंकि यहाँ और कुछ करने को था ही नहीं। तो मेरे दोस्त दीपक ने बातों बातों में बताया कि स्टोर रूम्स का दरवाज़ा बंद करते समय उसे वहम हुआ था कि कोई स्टोर रूम के दरवाजे के पीछे था, लेकिन फिर उसने दोबारा देखा लाइट ऑन करके तो वहाँ कोई नहीं था। ये बात तो उसने यूं ही बता दी, लेकिन जो मुझे सुनाई दिया मैंने वो किसी को नहीं बताया, क्योंकि उस समय मैं माहौल को गंभीर और डरावना नहीं बनाना चाहता था। पर फिर राजीव ने वो ही बात शुरू कर दी जिसे अब तक मैं अवॉइड कर रहा था। उसने दीपक को वो बात बताना शुरू कर दी जो उसने अपने पिता से सुनी थी इस स्कूल के बारे में। पहले ये सिर्फ लड़कियों का स्कूल हुआ करता था। आसपास के गांवों से भी यहाँ लड़कियां पढ़ने आती थी। कहते हैं कि एक बार 12वीं क्लास की लड़की ने किसी बहुत बड़ी बात के चलते बाहर लगे बरगद के पेड़ पर अपनी चुन्नी से लटक कर फांसी लगा ली, और ये काम उसने छुट्टी होने के बाद किया था ताकि उसे कोई वहाँ रोकने ना आए, और किसी को अगले दिन तक इस घटना का पता नहीं चला, जब तक कि उसकी एक सहेली ने
उस लड़की की लाश लटकती हुई नहीं देखी। राजीव की ये बात सुनते हुए मेरी आंखों के सामने ये सब एक सच्ची घटना की तरह चल रहा था। अब मुझे कुछ एहसास भी हो रहा था। उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बाहर अंधेरे में एक पेड़ दिखाई दे रहा था। उस कमरे में एक छोटी सी खिड़की थी जिससे बाहर अंधेरे में एक पेड़ दिखाई दे रहा था। अब चाय खत्म हो चुकी थी पर बातें तो अभी शुरू ही हुई थी। खिड़की से चांद की रोशनी में वो बरगद का पेड़ दिखाई दे रहा था जो अभी डरावना लग रहा था। मुझे ना जाने क्यों राजीव की बात सुनने के बाद कुछ डर सा लगने लगा था। फिर ऐसा भी दिखाई दिया या भ्रम हुआ जैसे कि कोई बरगद की एक शाखा से किसी की पतली सी बाजू नीचे की तरफ लटक रही थी। चाय पीने के बाद हम कुछ देर के लिए लेट गए और कुछ इधर उधर की बातें करने लगे। फिर कमरे में बातों की आवाज़ धीमी होती गई और पता ही नहीं चला कि हम तीनों कब सो गए। कुछ घिसड़ने की आवाज़ आ रही थी ठीक कमरे के बाहर से। खिड़की वाली तरफ से आवाज़ धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आती महसूस हुई। मैंने अपनी सांस रोक ली थी कि शायद मुझे जगा हुआ देख वो अंदर ना जाए। इसी डर से ही मैंने राजीव या दीपक को भी आवाज़ नहीं दी जो मुझसे थोड़ी ही दूरी पर लेटे हुए थे। दिल की धड़कन अब कानों में महसूस हो रही थी पर फिर बाहर से आती वो आवाज़ बंद हो गई। अब यह सन्नाटा उस आवाज़ से कहीं ज़्यादा डरावना लग रहा था। कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने धीरे से हिलने की कोशिश की पर हिम्मत ही नहीं हो पाई हिलने की। मुझे महसूस हुआ कि मेरे एक पैर पर चद्दर नहीं थी जबकि मेरे सारे बदन पर चद्दर थी। वो एक पैर ही सिर्फ बाहर था और लग रहा था कि अभी कोई मुझे उसी पैर से पकड़कर नीचे की तरफ खींचने लगेगा। खिड़की के बाहर बरगद के पास से कुछ आवाज़ फिर से शुरू हुई। कुछ अजीब सी आवाज़ थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बाहर क्या चीज़ है और जो भी है वो क्या कर रहा है। अब थोड़ी सी हिम्मत हुई देखने की। सोचा अगर मरना ही है तो ये जानकर मरूंगा कि वो क्या चीज़ है। मैं धीरे से उठा और मैंने राजीव और दीपक की तरफ देखा पर उन्हें जगाया नहीं। मैं हल्की सी भी आवाज़ करके उस चीज़ का ध्यान अपनी तरफ नहीं खींचना चाहता था। बहुत ही आहिस्ता से मैं खिड़की के पास गया और हल्के से खिड़की पर नाक टिकाकर बाहर देखने लगा। बाहर का नज़ारा देखकर मेरा दिल धक से रह गया। ऐसा लगा जैसे मेरे सर को दोनों तरफ से पकड़कर किसी ने अचानक से छोड़ दिया हो। एक लड़की जिसने एक खुला सफ़ेद पैरों तक लंबा कुर्ता पहना हुआ था जिसकी स्किन उसके कुर्ते से भी ज़्यादा सफ़ेद थी और लंबे काले बाल थे। वो अपने शरीर को एक मकड़ी की तरह फैलाकर धीरे धीरे उस बरगद के पेड़ पर चढ़ रही थी। ये मंजर बहुत ही डरावना था। वो एक मोटी शाख पर चढ़ गई और फिर अपने सर के पीछे से एक काली चुन्नी निकालने लगी। ये चुन्नी बहुत लंबी थी। फिर उसने इस चुन्नी के एक सिरे पर एक फंदा बनाया और उस चुन्नी को शाख से बांध दिया और नीचे कूद गई। अब उस बड़े बरगद के पेड़ पर एक काला फंदा लटक रहा था और उसके ठीक नीचे खड़ी थी वो खौफनाक आत्मा। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस रात के बाद मैं 3 दिन तक सो भी नहीं पाया था। फंदा आगे पीछे झूल रहा था। तभी उस लड़की ने अपना हाथ लंबा कर कर उस फंदे को पकड़ लिया और एकदम से मेरी तरफ देखने लगी। मैं एकदम से चीख पड़ा पर जल्दी ही मुझे एहसास हो गया कि चीखना एक जानलेवा गलती थी। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। वहीं घिसने की आवाज़ तेज हो रही थी। वो चल नहीं रही थी, बस किसी तरह जमीन पर पेड़ सटाए मेरी तरफ आ रही थी। मुझे एक खौफनाक एहसास हुआ कि अब मैं खिड़की के पीछे नहीं था बल्कि ना जाने कैसे कमरे के बाहर खड़ा था और खिड़की वाली दीवार मेरे पीछे थी। अब छुपने की कोई जगह नहीं थी। मेरी सांसें फूल रही थी, सीने में दर्द हो रहा था। लग रहा था जैसे मैं हार्ट अटैक से ही मरने वाला हूँ। और वो भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया। एक ऐसा चेहरा जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। उसकी ना आँखें थी ना नाक थी, सिर्फ एक मुंह था जो अचानक से खुला और उसके अंदर से दिल दहलाने वाली एक आवाज़ निकली और उसने अपनी लंबी पतली उंगलियों के नाखून मेरी गर्दन में घुसा दिए। मैंने अपनी गर्दन पर धीरे से हाथ लगाया।
मगर मुझे पहली बार छूने से यकीन नहीं हुआ कि गर्दन पर कुछ नहीं था। मैंने अपनी आंखें खोली। राजीव और दीपक अभी भी सो रहे थे, पर अब अंधेरा थोड़ा और गहरा लग रहा था। डर के मारे में वहीं जम सा गया। मैंने ना तो उन दोनों को उठाया, ना आज तक मैंने उन दोनों को इस बारे में कुछ बताया, क्योंकि हकीकत कुछ और ही थी, या फिर ये सिर्फ एक ख्वाब था। मैंने सहमे हुए दिल से बरगद के पेड़ की तरफ देखा और एक पल के लिए मुझे वहाँ एक काली चुन्नी लटकती दिखाई दी। मैंने हल्के हल्के से हाथ अपनी गर्दन पर किए तो मुझे वो निशान दिखाई दिए जो कि उसने नाखून गड़ाते वक्त मेरी गर्दन पर बनाए थे।